हेलो फ्रेंड्स, श्रम विभाग की योजनाओं के क्रम में आज आखिरी 5 योजनाओं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, जो आखिरी 5 योजनाएं हैं उनमें से जो पहली योजना है हम वो देखते हैं। और वो पहली योजना है मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र योजना। इस योजना की शुरुआत 2022 में हुई है और 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिला एवं विकासखंड स्तर पर श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों को जागरूक और साक्षर करने और उनकी सहायता और हितों के संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें मुख्यमंत्री श्रम संसाधित केंद्र की स्थापना जो है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री श्रम संसाधित केंद्र मतलब लेबर रिसोर्स सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। ये जो योजना है वो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ द्वारा स्थापित की गई है। और इस योजना में क्या किया जाएगा कि वह समस्त जो मजदूर हैं उनकी हितों की रक्षा के लिए, उनके हेल्प के लिए क्या किया जाएगा, एक केंद्र की स्थापना की जाएगी जिसे लेबर रिसोर्स सेंटर्स के नाम से जाना जाएगा। अब जो ये लेबर रिसोर्स सेंटर है उसके प्रावधान क्या होंगे, तो जिला स्तर पर जो है, जिला स्तर पर ये जो केंद्र होंगे उनका जो संचालन है वो श्रम विभाग कार्यालय में होगा। जनपद स्तर पर इसका जो संचालन है वो जनपद पंचायत ग्रामालय में या फिर कोई निजी भवन जो भी आवश्यकता अनुसार होगी उस पे इसका जो संचालन है वो किया जाएगा। अब देखिए, ये पॉइंट हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एमसीक्यूज आएंगे तो हमें ये चीज पूछा जा सकता है कि जिला स्तर पर जो है वो इन केंद्रों का संचालन कौन करता है या जनपद स्तर पर संचालन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट्स हमें ध्यान देने हैं। अब इसके बाद फिर इसका जो अगला प्रावधान है वो ये है कि प्रत्येक केंद्र में एक कार्यालय सहायक होगा। हर एक जो केंद्र होगा, रिसोर्स सेंटर होंगे, उसमें एक सहायक कार्यालय सहायक होगा और आवश्यकता अनुसार क्या होगा, एक भृत्य होगा जो वहां पे उसकी हेल्प करेगा। अब इसके बाद फिर इसके संचालन के लिए शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। ये जो सेंटर्स होंगे उनके संचालन के लिए शासन जो है वो स्वयं एक समिति का गठन करेगी। अब देखते हैं कि इस सेंटर्स के लिए पात्रता हमारी क्या है। तो पात्रता जो है वो बस वही है कि सभी प्रकार के जो पंजीकृत श्रमिक हैं और जो प्रवासी श्रमिक हैं, मतलब वे श्रमिक जो किसी दूसरी जगह पे जाके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये जो हेल्प सेंटर्स हैं वो वर्क करेंगे। अब इसके बाद फिर हमारी जो अगली योजना है वो है निःशुल्क गणवेश व पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना। जैसा कि हम नाम से देख रहे हैं कि ये जो योजना है वो श्रमिकों के बच्चों के लिए है, क्योंकि स्कूल के हर साल बच्चों के स्कूल के गणवेश और कॉपी किताब में एक अच्छा खासा खर्चा हमें लगता है। तो इस खर्चे को कम करने के लिए या इस खर्चे से श्रमिकों को बचाने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। तो चलिए देखते हैं ये योजना क्या है। तो इस योजना की शुरुआत भी 2022 में हुई है और इस योजना का उद्देश्य है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों में शिक्षा सहायक सामग्री जैसे कि गणवेश और लेखन सामग्री की पूर्ति के लिए सहायता राशि जो है वो सरकार के द्वारा श्रमिक को प्रदान की जाएगी। अब देखते हैं कि इस योजना की पात्रता क्या है। तो इस योजना की पात्रता में अंकों की कोई बाध्यता नहीं है। मतलब ये नहीं कि यदि कोई श्रमिक का बच्चा है वो कम अंक लेके आ रहा है तो उसे कम राशि दी जाएगी, या कोई अगर टॉप कर रहा है तो उसे अधिक राशि दी जाएगी। बिल्कुल नहीं। जो भी श्रमिक का बच्चा है, जो निर्धारित राशि इस योजना की है, चाहे वो कोई भी अंक लेके आए, उसे गणवेश, कॉपी किताबों और जो भी फर्दर मटेरियल्स होते हैं स्टडी के, उसके लिए वो निर्धारित रुपए जो है वो प्रदान किए जाएंगे। और इसका जो दूसरी पात्रता है वो ये है कि ये जो योजना है वो श्रमिक के प्रथम 2 बच्चों के लिए ही लागू होंगे। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सिर्फ 2 बच्चों तक के लिए उसे लाभ मिलेगा, तीसरे बच्चे के लिए उसे इस योजना से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि कितनी राशि जो है वो श्रमिक को इन वस्तुओं के लिए दी जाएगी। तो कक्षा पहली से 8वीं तक के अगर छात्र हैं तो उनको 1000 रुपए दे होगा और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 2000 रुपए जो है वो सरकार के द्वारा गणवेश और अन्य पाठ्य पुस्तक सामग्री के लिए उन्हें प्रदान की जाएगी। हमारी जो अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना। ये एक बहुत
अच्छी योजना है श्रमिकों के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि एक श्रमिक जो है वो जीवन भर कार्य करता है, लेकिन कार्य करने के साथ साथ उसकी ऐसी जिम्मेदारियां आती है कि उसकी कमाई कम होती है और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में वो अपने आवास का सपना पूरा नहीं कर पाता है। तो उसके इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार ने इस योजना का निर्माण किया है। तो चलिए देखते हैं ये योजना क्या है। तो इस योजना की शुरुआत अभी अभी मार्च 2023 में की गई है और इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण या फिर नवीन आवास के क्रय हेतु सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मतलब यदि कोई श्रमिक है जो जिसके पास अपनी जमीन है और उस जमीन पे यदि वो अपना नया आवास बनाना चाहता है या आवास खरीदना चाहता है, तो इसके लिए सरकार जो है वो उसे सहायता करेगी। देखते हैं चलिए कि सरकार कैसे सहायता करेगी। तो सबसे पहले हम पात्रता देखते हैं। तो इसके लिए जो पात्रता है उसमें सबसे पहली पात्रता है मंडल के अंतर्गत गत 3 वर्षों से लगातार पंजीकृत श्रमिक जो है वो निर्माण श्रमिकों के रूप में कार्य करता रहे। जो भी श्रमिक है जो इस योजना का लाभ उठाना चाहता है वो लगातार 3 वर्षों तक मंडल में पंजीकृत रहे निर्माण श्रमिक के रूप में। ये इसकी पहली पात्रता है। इसकी जो दूसरी पात्रता है वो ये है कि जो भी आवेदन करता है उसके पास छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्वयं या परिवार के सदस्यों के नाम पर आवास ना हो। यदि कोई श्रमिक है जिसका छत्तीसगढ़ में अपने नाम पर या अपने परिवार के नाम पर आवास पहले से है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसकी जो प्राइम कंडीशन है वो ये है कि उस श्रमिक के पास या उसके परिवार के पास कोई भी आवास नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो इसकी तीसरी पात्रता है वो यह है कि यदि पति और पत्नी दोनों ही मंडल में पंजीकृत हैं और यदि दोनों ही आवेदन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पति को अलग और पत्नी को अलग सहायता राशि दी जाएगी। दोनों में से किसी भी एक के नाम पे सहायता राशि जो है वो स्वीकृत हो जाएगी। अब इसकी जो चौथी कंडीशन है वो यह श्रमिक के पास आवास हेतु शहरी क्षेत्रों में 500 वर्ग फीट और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग फीट की जमीन जो है वो होनी चाहिए। यदि जो श्रमिक है वो इसके लिए एप्लीकेशन दे रहा है तो उसके पास यदि वो शहर में रहता है तो 500 स्क्वायर फीट एरिया का जो लैंड है वो होना चाहिए और अगर वो गांव में रहता है तो उसके पास 1000 वर्ग फीट एरिया का लैंड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। तब जाके वो उसमें उस सहायता राशि से अपना आवास बना पाएगा। इसकी जो अगली कंडीशन है वो है कि वन अधिकार मान्यता पर प्रचलित आबादी क्षेत्र में भू अधिकार पत्र पट्टा या मुख्यमंत्री अधिकार पट्टा, वन अधिकार पट्टा, भू अधिकार पट्टा या मुख्यमंत्री अधिकार पट्टा के अंतर्गत यदि किसी श्रमिक के पास जमीन है तो उसके लिए भी उस जमीन पर भी वो जो श्रमिक है वो इस योजना के थ्रू जो सहायता राशि मिलेगी उसे अपना घर बना सकता है। और इसकी जो आखिरी और सबसे जरूरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी आवास के लिए भूमि श्रमिक के द्वारा चयनित की गई है वो विवादास्पद नहीं होनी चाहिए। कोई भी गड़बड़ी उस जमीन को लेके या कोई भी धांधली उस जमीन को लेके नहीं होनी चाहिए। वो पूर्ण रूप से उस श्रमिक की जमीन होनी चाहिए और उसके पास उसके उचित दस्तावेज जो है वो उपस्थित होने चाहिए। तो ये थी इस योजना की पात्रता। अब देखते हैं कि इस योजना के थ्रू क्या क्या लाभ जो है वो श्रमिकों को मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो जो पंजीकृत श्रमिक को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण या नवीन आवास क्रय के लिए वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए वास्तविक ब्याज दर की राशि या 50,000 रुपए जो भी कम हो सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक श्रमिक है, उसके पास एक भूखंड है और उस भूखंड में वो अपना आवास बनाना चाहता है। आवास बनाने के लिए उसने बैंक से लोन लिया। अब बैंक से लोन लिया तो जाहिर सी बात है कि उस पर ब्याज जुड़ेगी। तो जो भी ब्याज की राशि बैंक के थ्रू जुड़ेगी वो या फिर 50,000 रुपए ब्याज की राशि या 50,000 रुपए दोनों में से जो भी कम होगा वो राशि सरकार जो है वो श्रमिक को प्रदान करेगी। अब हितग्राही जो है वो ऋण स्वीकृति के दिनांक से 6 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। जो श्रमिक है वो एक बार बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया है और उसके बाद फिर अगर उसका जो लोन है वो स्वीकृत हो गया है तो जैसे ही लोन स्वीकृत होता है उस डेट से 6 महीने की डेट तक वो इस योजना के द्वारा सहायता राशि के लाभ के लिए आवेदन कर सकता है।
और इसके बाद फिर योजना का लाभ पूरे जीवन काल में एक बार ही देय होगा। ऐसा नहीं कि श्रमिक ने एक आवास बना लिया फिर दूसरे के लिए वो इस योजना का लाभ उठाना चाहिए चाहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक बार आवास निर्माण के लिए श्रमिक को इस योजना के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और यदि हितग्राही द्वारा भूमि संबंधी दी गई जानकारी गलत या त्रुटिपूर्ण है तो लाभ की राशि जो है वो मंडल को वापस करनी पड़ेगी और इसकी वसूली जो है वो भू राजस्व नियम के अंतर्गत की जाएगी। यदि जैसा कि हमने कंडीशंस में देखा था कि जो श्रमिक है उसकी भूमि विवादास्पद नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर जमा किए गए दस्तावेजों में कोई भी गड़बड़ी दिखती है या उसकी भूमि विवादास्पद पाई जाती है तो इस कंडीशन में जो भी लाभ की राशि श्रमिक को आवास बनाने के लिए मिली है वो सारी की सारी राशि जो है वो श्रमिक को मंडल को वापस करनी पड़ेगी और इसकी जो जांच होगी वो भू राजस्व संहिता में जो भी नियम है उसके अंतर्गत की जाएगी। तो ये हमारी इस योजना का डिटेलिंग था। अब हम जैसा कि जानते हैं कि योजना के अंतर्गत आवेदक के परिवारों के बारे में भी बात किया गया है कि आवेदक या उसके परिवार के नाम पे कोई जमीन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि परिवार मतलब कौन, वो कौन कौन से रिश्ते हैं जिसको हम परिवार में गिनेंगे जिनके नाम पे जमीन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आवेदक स्वयं, आवेदक की पत्नी या आवेदक का पति, उनके आश्रित पुत्र, उसकी अविवाहित विधवा या परित्यक्ता आश्रित पुत्री और आश्रित माता पिता, इतने लोगों के नाम पे जो है वो कहीं पर भी जमीन नहीं होनी चाहिए। अब हमारी जो अगली योजना है वो है निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। अब जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि इस योजना के द्वारा जो श्रमिक है उसके बच्चों को किसी भी क्षेत्र में वो जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जनरली जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो उनको पास करने के लिए यदि वो कोचिंग लेना चाहते हैं और उनके पास अपने आर्थिक समस्याओं के कारण वो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार जो है वो उनकी निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करती है ताकि वो अपनी तैयारी सुदृढ़ कर सके और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो देखते हैं इस योजना की शुरुआत 2023 में हुई है और इस योजना का उद्देश्य है कि स्वयं निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रित संतानों या दत्तक संतानों जो भी प्रतिभाशाली हैं और आर्थिक सहायता के अभाव में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में असमर्थ हैं तो उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप शासकीय सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। मतलब कोई श्रमिक है जो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ाई के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होकर अपना जीवन स्तर सुधारना चाहता है, किसी अपने विशेष क्षेत्र में जाना चाहता है, या फिर श्रमिक के बच्चे या दत्तक संतानें जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होनी चाहती है तो उन्हें सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दिया जाएगा और निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा उन बच्चों के लिए की जाएगी ताकि वो अपना जीवन स्तर सुधार सके। अब देखते हैं कि ये जो कोचिंग है उसकी अवधि जो होगी वो 4 माह से 10 माह तक की होगी। सरकार जो है वो 4 माह से 10 माह की निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था उन बच्चों के लिए स्वयं उस श्रमिक के लिए करेगा। अब ये जो सहायता है वो 1 वर्ष में किसी भी श्रमिक को केवल 1 बार मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। अगर कोई भी श्रमिक जो है वो किसी इस योजना के थ्रू निःशुल्क कोचिंग करके किसी पद में चयनित हो जाता है तो उसके बाद दोबारा उसे इस योजना का लाभ मिलेगा, अर्थात कि दोबारा जो है वो श्रमिक निःशुल्क कोचिंग का फायदा नहीं उठा पाएगा। इसके बाद फिर हमारी जो तीसरी कंडीशन है वो है कि चयनित हितग्राही यदि स्वयं परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो निर्माण श्रमिक की श्रेणी से उसका पंजीयन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। यदि वो जो श्रमिक है वो खुद प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है, निःशुल्क कोचिंग करता है और किसी पद पर चयनित हो जाता है तो निर्माण श्रमिक के रूप में उसका जो पंजीयन है वो स्वतः ही रद्द हो जाएगा। इसके बाद लाभार्थी की चयनित कोचिंग संस्थानों में या ऑनलाइन कक्षाओं में न्यूनतम 80% उपस्थिति अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है और जो संस्थान निःशुल्क कोचिंग दे रहा है उस जगह पे उस जो व्यक्ति है उसकी अटेंडेंस मिनिमम 80% होनी चाहिए। यदि प्रत्येक माह 15 दिवस से अधिक अनुपस्थिति है तो वो व्यक्ति योजना के लाभ से स्वतः हटा दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन किया है और उसका चयन निःशुल्क कोचिंग के लिए हो जाता है, लेकिन अगर वो 1 माह में 15 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहता है तो अगली बार स्वतः ही उसका नाम जो है वो इस योजना से कट जाएगा।
अब देखते हैं इसकी पात्रता क्या है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए उस श्रमिक को मंडल में 1 वर्ष तक की नियमित सदस्यता उस श्रमिक की होनी चाहिए। इसकी जो दूसरी पात्रता है वो ये है कि पंजीकृत श्रमिक या उसकी प्रथम 2 संतानें ही जो है वो इस योजना का लाभ ले सकती है, और उस श्रमिक के पास उस प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए जो न्यूनतम अर्हताएं होती है परीक्षा की, वो होनी चाहिए। अगर किसी परीक्षा में कंडीशन है कि जो अभ्यर्थी है वो 12वीं पास होना चाहिए, तो वो श्रमिक 12वीं पास होना चाहिए, 8वीं तो 8वीं, ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन। तो जो भी संबंधित अर्हताएं हैं उस प्रतियोगी परीक्षा को पास करने की, वो उस श्रमिक या उसकी संतानों जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसके पास होनी चाहिए। तो ये इस योजना की पात्रताएं हैं। अब हमारी जो अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। इस योजना की जो शुरुआत है वो 2023 में हुई है, 2023 में हुई है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 संतानों को योग्यतानुसार सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों आदि में प्रवेश प्राप्त करने के लिए निःशुल्क कोचिंग देना। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल स्कूल्स में होता है जो एडमिशन की हम जाते हैं, वहां पे अपने फॉर्म फिलअप करते हैं और हमारा एडमिशन हो जाता है। लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जैसे सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल और भी कई स्कूल हैं, या फिर आरटीआई के थ्रू जो निजी स्कूल हैं जो गरीब वर्ग के बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन देते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्स देने होते हैं। तो उन एग्जाम्स को पास करने के लिए श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। अब देखते हैं इसके प्रावधान क्या क्या है। तो इस योजना के जो प्रावधान है वो है कि कक्षा 4 या 5 में प्रवेश हेतु न्यूनतम 4 माह और अधिकतम 10 माह की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। उस बच्चे को 4 से 10 माह तक की कोचिंग जो है वो इस स्कूलों में प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए दी जाएगी। इसका जो दूसरा प्रावधान है वो है कि हितग्राही जो है वो अधिकतम 2 बार किंतु अध्ययनरत कक्षा में वर्ष में 1 बार ही योजना का लाभ ले सकता है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति छात्र है जो कक्षा 4थी में है तो वो अधिकतम 2 बार इस योजना का लाभ ले सकता है, कि अगर प्रथम वर्ष में उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो दोबारा इस योजना का लाभ लेकर सिलेक्शन के लिए ट्राई कर सकता है। लेकिन 1 वर्ष में कोई भी परीक्षार्थी जो है वो 1 बार ही इस योजना का लाभ ले सकता है। 1 वर्ष में वो 2 बार लाभ नहीं ले सकता है, कि अगर वो 4th क्लास में है, ट्राई किया नहीं हुआ, फिर 5th क्लास में, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ 1 बार ही इस योजना का लाभ ले पाएगा। अब इसका जो तीसरा प्रावधान है वो ये है कि एक बार मंडल द्वारा चयनित किसी स्कूल में प्रवेश के पश्चात उसका योजना का लाभ दोबारा नहीं मिलेगा। कोई परीक्षार्थी है या कोई भी विद्यार्थी है वो इस योजना के द्वारा एक बार अगर किसी भी स्कूल में सेलेक्टेड हो जाता है तो वो दोबारा फिर से, ऐसा नहीं कि उसे किसी दूसरे स्कूल में स्विच करना है या फिर से दूसरी क्लास के लिए वो इस योजना का लाभ ले पाए, नहीं, इस योजना का लाभ सिलेक्शन के बाद वो नहीं ले पाएगा। सिर्फ फर्स्ट सिलेक्शन तक ही इस योजना का लाभ उस विद्यार्थी को मिलेगा। इसका जो 4th प्रावधान है वो है कि अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की कंडीशन में उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। अब क्योंकि निःशुल्क कोचिंग दिया जा रहा है तो हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएंगे, लेकिन सारी जगह से लोगों को निःशुल्क कोचिंग देना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसलिए उस साल का जो लक्ष्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है उतने ही एप्लीकेशंस जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू एक्सेप्ट किए जाएंगे और उनको निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा। तो ये था हमारा अगला योजना। अब इस योजना की जो पात्रता है हम देखते हैं कि श्रमिक जो है वो 1 वर्ष से निरंतर मंडल का सदस्य रहा हो और श्रमिक की प्रथम 2 संतानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अब हम देखते हैं कि कोचिंग संस्थानों की इस योजना में क्या भूमिका होगी। तो कोचिंग संस्थान जो है शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव के द्वारा संस्थान का चयन किया जाएगा। कौन सा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जो बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देगा, तो इसका चयन जो है वो छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के जो सचिव होंगे वो इसका चुनाव करेंगे। और इसकी जो दूसरी भूमिका होगी वो जो है कि कक्षाएं जो है वो संभागीय और जिला स्तर पर
ऑनलाइन और ऑफलाइन चलाई जाएंगी। संभागीय स्तर पर जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, तो 5 संभाग मुख्यालयों में और जिला और उन संभागों के जिला मुख्यालयों में इस योजना का और इन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। अब इसकी जो तीसरा कंडीशन होगा वो यह है कि पाठ्यक्रम के अनुरूप जो कोचिंग संस्थान है वो पाठ्यक्रम के अनुरूप अध्ययन सामग्री की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी जो है वो छात्रों को प्रोवाइड करेंगे। जो भी कोचिंग संस्थान है वो छात्रों को जो भी स्टडी मटेरियल है उनकी हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी खुद प्रोवाइड करेंगे। वो सारी जो मटेरियल्स हैं वो छात्र को बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसका जो फोर्थ कंडीशन है जो कोचिंग संस्थानों की भूमिका में वो है कि जो शंका समाधान की कक्षाएं हैं वो संभागीय मुख्यालय या जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएगी और कॉल सेंटर के माध्यम से भी शंका का समाधान किया जाएगा। मतलब ये कि संभागीय मुख्यालय जो भी होगा, किसी भी संभाग का जो मुख्यालय होगा वहां पे या फिर जिला मुख्यालयों में शंका समाधान की कक्षाएं जो है वो चलाई जाएंगी। और इसके अलावा कुछ कॉल सेंटर से भी कनेक्ट से भी सहायता लिया जाएगा कि कॉल सेंटर में कुछ लोग होंगे, अगर जो छात्र है वो ओवर द फोन या ऑनलाइन आपने किसी भी शंका के बारे में पूछता है तो कॉल सेंटर में बैठा व्यक्ति जो है वो ओवर द फोन उसकी शंका का समाधान करेगा। तो इस प्रकार इस योजना का संचालन जो है वो सुचारू रूप से किया जाएगा। तो ये थी हमारी श्रम विभाग की आखिरी 5 योजनाएं। आज के वीडियो के बाद श्रम विभाग की समस्त योजनाओं को हमने 5 वीडियो में कवर किया है जो आसानी से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि श्रम विभाग की योजनाओं से रिलेटेड एमसीक्यूज हमें देने हैं, तो अगले जो वीडियो होंगे उसमें हम एमसीक्यू के लाइव क्लासेस लेंगे। तो आपको जो श्रम विभाग की योजनाएं हैं आप लोग अच्छे से ये 5 वीडियो से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें परीक्षा में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे जो योजनाएं हैं उनको मॉड्यूलेट किया जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू।